हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल एरा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। इस डिजीज़ को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी आई थी, मतलब पहले भी होती है लोगों को, लेकिन ये बहुत कम होती है, रेयर है मतलब ये। और ये जो है एक फंगस डिजीज़ है। जैसे हमारा जो कोरोना है वो एक वायरल डिजीज़ है, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ भी होता है। तो उसी तरीके से जो ये म्यूकोरमाइकोसिस है ये एक फंगल डिजीज़ है। अब जो फंगस है, हमारे पास बहुत तरीके की फंगस होती है। जैसे ये कि ब्रेड पे लग जाती है, तो ये भी एक टाइप की क्या है, फंगस है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि दीवार पे भी नीला नीला सा पड़ जाता है, तो वो भी एक तरीके क्या है, फंगस है। अब इसको हम ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं, इसका जो स्पोर होता है वो तो वाइट होता है, यानी सफ़ेद होता है, लेकिन ये जिस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है, मतलब जहाँ पे ये ब्लैक फंगस हो जाएगा उस पार्ट को ये क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, मतलब काला कर देता है। इस वजह से इस इन्फेक्शन का नाम हमने क्या रख दिया है, ब्लैक फंगस रख दिया है। अब हम देखते हैं कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस है, इसका जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये होता कैसे है, कैसे ये हम तक पहुंचता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये फंगस होती है हमारे पास, उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, या तो हम सांस के साथ अंदर ले लेते हैं शरीर में, या तो फिर ये हमारे बॉडी में जाते हैं। अगर कहीं पे हमारे शरीर में कट लगा होता है तो ये क्या होता है, उस कट पे चिपक जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये तरीके से बहुत कम जाता है हमारे शरीर में, ज़्यादातर ये जाते हैं सांस लेने ही। जब हम सांस लेते हैं तब ये ज़्यादातर हमारे बॉडी में जाते हैं, क्योंकि जो ये स्पोर है ये पूरे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और मिलियंस ऑफ स्पोर्स अवेलेबल होते हैं। इस बीमारी का एक जो ख़ास बात है वो ये है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, मतलब कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती है। ये होगी तो नॉर्मली किसी को भी हो सकती है। जैसे मतलब कोई भी सांस ले रहा है तो अगर उसके नाक में स्पोर चला गया तो ये उसको भी हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, ये जिसकी जो एबिलिटी है डिज़ीज़ को रोकने के लिए वो भी बहुत कम होगी। ज़्यादातर ये उसमें होती है। अब हम देखते हैं कि इसके जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं। तो जो ये ब्लैक फंगस है इसके जो सिम्टम्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे आँखों में दर्द होगा और आँखें भी जो है हमारी लाल हो जाती है, नाक में दर्द होगा, बुखार होगा, फीवर होगा, खांसी होगी, और कभी जब उल्टी होगी तो उसकी उल्टी के साथ क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। और इसमें जो हमारे दांत हैं वो भी दर्द करने लगते हैं, और जो दांत है वो ढीले हो जाते हैं या तो दांत टूटने लग जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आँखें हैं वो उसमें इतनी दिक्कत आ जाती है कि वो हमको एक चीज़ की दो दो चीज़ें दिखाई देने लगती है, मतलब डबल विजन हो जाता है उसमें। और कभी कभी हो जाता है कि हमारा जो नाक है उसमें से जैसे ब्लैक डिस्चार्ज निकलता है, और कभी गाल में दर्द होता है, और स्किन में भी मतलब दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है। ये कुछ सिम्टम्स ये हैं, जैसे आँख हमारी लाल हो जाती है, फीवर हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। मेन फीचर यही है, सांस लेने में दिक्कत होती है इसमें। ब्लड वोमिटिंग होती है, जैसे कि उल्टी के साथ खून जो आ जाता है। और अल्टरनेट मेंटल स्टेटस, मतलब सोचने की शक्ति को ये बहुत कम कर देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है इसका, ये अगर हमने इसमें जल्दी से इसका कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तो ये इतनी बड़ी डिजीज़ है कि इससे हमारा जो बॉडी के जिस पार्ट में ये ब्लैक फंगस हो रखा है उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी मतलब उस पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वहाँ से। क्योंकि अगर हम दवाई लेते हैं तो जहाँ पे ब्लैक फंगस होता है,
अगर उस पार्ट को हम निकालेंगे नहीं तो हमारी जो दवाई है वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब वो वहाँ पे इफ़ेक्ट ही नहीं करती है। और कुछ केसेस में क्या करना पड़ता है हमको, जैसे अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो सीटी स्कैन करके भी पता चल जाता है, एमआरआई करवा के भी पता चल जाता है, एंडोस्कोपी करके भी पता चल जाता है। तो सबसे जो मेन टेस्ट है इसका वो एंडोस्कोपी है। अगर सबसे पहले हम एंडोस्कोपी कर लें तो वहाँ से पता चल जाता है कि हमको ब्लैक फंगस है या नहीं। अब इसमें क्या है कि एक दवाई भी दी जाती है जिसका नाम है एंटी फंगल एम्फोटेरिक बी डोज, जो कि आजकल बहुत शॉर्टेज चल रही है मार्केट में। और इसको हम मिला के देते हैं नॉर्मल सलाइन में, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, मिला के देते हैं। तो अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब हमारी तरफ से जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए ब्लैक फंगस के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जब भी हम अपने अंदर मॉनिटर करेंगे, मतलब अगर देखभाल करेंगे, तो पहली बात तो लापरवाही नहीं बिल्कुल भी बरतनी है। दूसरी बात, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको ब्लड में शुगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुगर जिसका मेंटेन नहीं होगा उसको मान लो कि ये 10 गुना ज़्यादा अफेक्ट करेगी। अपना डॉक्टर अपने आप नहीं बनना है, मतलब कोई भी दवाई ले रहे हो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, जो भी दवाई लोगे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिम्टम्स अगर तुमको आते हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर बताएंगे तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ। और ऐसा नहीं करना है कि मतलब हाँ ठीक है अब हमको ब्लैक फंगस लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जाके एंटी फंगल दवाई लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है। अब इससे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है। इससे सबसे ज़्यादा रिस्क में है इससे पहली बात तो ये जो क्या है कि जो फंगस है ये हमारे इन्वायरमेंट में कहीं पे भी प्रेजेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे नाक में, मतलब जिधर से हम सांस लेते हैं नाक में, तो ये वहाँ इफ़ेक्ट करता है। और हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें भी इफ़ेक्ट करता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्क में है वो मैंने बोला, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है सबसे ज़्यादा रिस्क उसी का है, क्योंकि उसका क्या है, शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता है। और अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगा तो अगर ब्लैक फंगस हो गया तो उसको 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और अगर कोई कोविड पेशेंट है उसको भी ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अगर उसने ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉयड लिया है तो। अगर स्टेरॉयड नहीं लिया है तो उतना नहीं होता है, लेकिन अगर तुम एक तो डायबिटिक पेशेंट हो, फिर तुम्हें कोविड भी हुआ है, फिर उसमें तुमने कोविड के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉयड भी लिया है, तो मतलब ये सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और इससे हमारा जो लंग्स है ये और डैमेज होने लग जाते हैं। फिर मतलब हमारे चांसेस जो है बचने के वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ये कुछ स्टेट है, कितने केसेस आए, कितने डेथ हुए, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है 3-4 दिन का, लेकिन फिर भी इतने केसेस आ गए, बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले तो ब्लड शुगर अपना हमको क्या करना है, टॉप प्रायोरिटी पे इसको सबसे पहले क्या करना है, मेंटेन करना है। स्टीरॉयड को जुडिशियली यूज़ करना है, मतलब कि हमें अपने आप ही डॉक्टर नहीं बनना है, स्टीरॉयड अपने आप नहीं लेना है। जब डॉक्टर कंसल्ट करें, डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करें, उसके बाद हमको स्टीरॉयड लेना है। और अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए। एंटीबायोटिक और एंटीफंगल यूज़ तभी करें जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। कोई भी वार्निंग साइन हो या सिम्टम हो तो चेकअप ज़रूर कराएं। हर किसी को, मतलब अगर तुमको नाक में दिक्कत है तो इसको नॉर्मली ना लें। डॉक्टर से पूछने के लिए कुछ भी डरे नहीं, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जैसे ही थोड़े बहुत सिम्टम दिखते हैं डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप कराओ। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई वैक्सीन है नहीं अभी तक,
इसका जितना अपने तरफ से, इसमें क्या है कि एंटी फंगल बैक्टीरियल ही दी, सॉरी एंटी फंगस जो दवाई है वही दी जाएगी, और कुछ हो नहीं सकता। तो मतलब जितने जल्दी तुम इसको डिटेक्ट कर लो, और जितने जल्दी तुम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, और जितने जल्दी तुम अपने आप को बचा सको बचा लोगे। अगर देर हो गई तो फिर इसमें मैंने बोला मैटरनिटी रेट जो है इसमें 50% है, मतलब 100 में से 50% चांस है कि इंसान बचेगा, 50% चांस ये है कि मर जाएगा अगर जल्दी से हमने इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।